ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4.9 एनसीईआरटी चैप्टर 4 फिजिक्स का ये क्वेश्चन है। फिजिक्स वॉल्यूम 1 क्लास 12th। अ स्क्वायर कॉइल साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर, द साइड इज 10 सेंटीमीटर मीन्स a square coil is there, so all the four sides are, that is the what, that is the 10 centimeter. Okay, so this one also the 10 centimeter, this one also the 10 centimeter, 10 centimeter, and this side also the 10 centimeter. So the each side is the 10 centimeter of 20 turns. How many turns are there? This turns means this one is the 20 turns. How many turns are there? That is the 20 turns. And the current passing in that all the 20 turns is the 12 ampere. The coil is suspended vertically. The vertically it going to be suspended. Where? In the magnetic field. Now they are making an angle. Okay, they are making the angle in between the magnetic field. Suppose this one is a magnetic field, and that when that going to suspended vertically, this area of rectangle coil, that is the 30 degree. Okay, they are making the angle of with this. अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिया गया है? 0.80 टेस्ला। तो कहता है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल। आपको पता है कि कोई भी वायर जो करंट कैरी करता है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड एरिया में रखते हैं तो फोर्स आता है। अब अगर यही फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उस ऑब्जेक्ट में टॉर्क लगेगा। अब क्या हो रहा है कि ये एरिया और ये एरिया, इस दोनों एरिया पे क्या लगेगा फोर्स, या ये एरिया और ये एरिया। आप देखेंगे हर एरिया में जो उसके इक्वल साइड, पैरेलल साइड में जो कॉइल की तार जा रही है उसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्वाइट नेचुरल है फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो ये क्या करेगा? ये रोटेट करना शुरू करेगा, इसके अंदर टॉर्क आ जाएगा। तो वही टॉर्क हमें निकालना है। तो अब गिवन क्या है भाई? गिवन, अब इसमें गिवन क्या है ज़रा उसको समझते हैं। गिवन है एरिया। एरिया इक्वल टू कितना दिया है? दैट इज़ द 10 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? मीटर में बदलेंगे। तो हमारा हो जाएगा 10 इंटू 10⁻² मीटर। क्लियर? अब हम आ जाते हैं अनदर पॉइंट पे। हमारा दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स। एन की वैल्यू कितना दी हुई है भाई? तो 20। आई की वैल्यू करंट कितना जा रहा है? दैट इज़ ए 12 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है? बहुत सिंपल है, 0.80 टेस्ला। एंगल कितना है किस किस के बीच में? एंगल किसके बीच में दिया हुआ है? एरिया और मैग्नेटिक फील्ड, वो दिया हुआ है 30 डिग्री। अब कहता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू व्हाट? तो आपको पता है टॉर्क की वैल्यू होती है कितना नंबर ऑफ टर्न है, कितना मैग्नेटिक फील्ड है, उसका एरिया क्या है, और करंट। और एंगल के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? साइन थीटा। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स हमारा है 20। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है भाई? तो 0.80 टेस्ला। अच्छा, उसके बाद हमारा एरिया कितना दिया हुआ है? तो 10⁻² हो जाएगा, इंटू 10⁻² मीटर के सेंस में। फिर उसके बाद हमारा ये कितना दिया हुआ है भाई? करंट, दैट इज़ अ 12 एम्पियर, और साइन 30 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? साइन 30 डिग्री। इसकी वैल्यू 1/2 आती है। अब मॉडिफाई करना शुरू करेंगे। मॉडिफाई करेंगे तो 20 इंटू 8/10 होना चाहिए 100, तो 0 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 1/10 इंटू 10 कर सकते हैं इसको, इंटू 12 इंटू 1/2। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। अब ये 2 टाइम कटा, राइट, और कोई डिवाइड होने वाला, ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमें कितना आया? 12 8 जा 96, और नीचे कितना है? 10 इंटू 10 मतलब 0.96। कितना होगा इसका टॉर्क का यूनिट? न्यूटन मीटर।
ये हमारा रिजल्ट होगा, यही हमारी वैल्यू होगी, मतलब ये हमारा टॉर्क हुआ। क्लियर? अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 4.10। अच्छा, ये 4.10 जो क्वेश्चन है ये आपको दिख बहुत बड़ा रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये कंप्लीट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और फार्मूला डालेंगे, उसमें वैल्यू डालेंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब क्या है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन? कहता है 2 मूविंग कॉइल। इसने क्या किया, 2 मूविंग कॉइल लिया, M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, और दोनों मूविंग कॉइल का रेसिस्टेंस, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दिया। इसका R2, अगर पहला मूविंग कॉइल है तो R1, दूसरा है तो मूविंग कॉइल R2। अब कहता है द स्प्रिंग कांस्टेंट्स आर आइडेंटिकल फॉर द 2 मीटर्स, और उसने स्प्रिंग कांस्टेंट क्या लिया, वो 2 मीटर लिया। अब कहता है डिटरमाइन द रेशियो, आपको रेशियो निकालना है इसका और इसका दोनों का, एक बार करंट सेंसिटिविटी और एक बार वोल्टेज सेंसिटिविटी। कुछ नहीं करना है, पहले का करंट सेंसिटिविटी IS1 ले लेते हैं और दूसरा जिसका R2 है उसका करंट सेंसिटिविटी IS2 ले लेंगे, दोनों को लेके उसका रेशियो निकालेंगे। जैसे ही आप उसका रेशियो निकालेंगे आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो वो रिज़ल्ट मांग रहा है वो दोनों का मिल जाएगा। और सेंसिटिविटी का रेशियो कैसे निकालना है, M2 एंड M1 को, यानी जो M2 करंट सेंसिटिव होगा वो ऊपर रहेगा और सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी IS1 नीचे रहेगा। तो रिज़ल्ट के लिए चलते हैं, राइट। तो अब रिज़ल्ट के लिए आते हैं तो बड़ा सिंपल सा है, आंसर लिखेंगे, सॉल्यूशन के लिए जाएंगे, सारी वैल्यू दी हुई है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स हम एक एक करके यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ये हमारा हुआ पहला इंफॉर्मेशन, तो उसके बेस पे हम लोग करंट IS1 निकाल लेते हैं, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट मूविंग कॉइल के लिए। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न, तो N1 कर दिए पहले वाले मूविंग कॉइल का, मैग्नेटिक फील्ड 1, एरिया 1 और K1 यानी स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट सेंसिटिविटी। दूसरा IS2 क्या है, दूसरा मूविंग कॉइल है, ठीक है, जिसका कि हमको निकालना है, तो इसका हो गया N2 B2 A2 बाई K2, ठीक है, दोनों का करंट सेंसिटिविटी निकल गया। अब कहता है कि इस दोनों का सेंसिटिविटी का रेशियो, अब ये क्या है, ये M1 मूविंग कॉइल का है और ये किसका है, M2 मूविंग कॉइल का। अब रेशियो निकालना है M2 करंट सेंसिटिविटी टू M1, तो बड़ा सिंपल सा है, हम IS2 को ऊपर लिखेंगे एंड IS1 को नीचे, और जब इस दोनों वैल्यू को अरेंज करेंगे तो हमको आएगा N2 B2 A2 डिवाइडेड बाय K2 अगेन डिवाइडेड बाय N1 B1 A1 बाय K1। अब देखेंगे तो ये K1 इसके साथ आ जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा। रूल है कि A डिवाइडेड बाई B एंड होल डिवाइडेड बाई C बाई D, तो रिजल्ट क्या आएगा, AD बाई BC, यह होता है, तो AD बाई BC। तो वही चीज़ यहाँ लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, N2 B2 A2 इंटू K1 बाई N1 B1 A1 इंटू K2। अब सबकी वैल्यू रखना शुरू करते हैं, तो ज़रा वैल्यू रखेंगे, घबराएंगे नहीं वैल्यू, क्योंकि आपको लगेगा लंबा कैलकुलेशन, बट बहुत इजी है। N2 नंबर ऑफ टर्न्स कितना है भाई, तो 42। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, 0.5। उसके बाद हमारा एरिया क्या है भाई, तो 1.8 इंटू 10⁻³ इंटू, अगर K1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 यूनिट, तो ये K1 और ये K1 और K2 कैंसिल हो जाएगा, बट मान लेते हैं क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है तो K1 और K2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं, राइट, क्योंकि K1 इक्वल टू K2, तो ऊपर नीचे है तो वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए छोड़ दिया हमने। नीचे आ जाते हैं भाई, नीचे हमारा हो जाएगा 30 इंटू 0.25 इंटू 3.6
इंटू 10⁻⁻3। अब देखो बड़ा इजी है इसको काटना, इससे ये 2 टाइम में गया, 25 2 जा 50 होता है, इस वजह से इसको कैंसिल किए। अब ये 30 और 42 डिवाइड होगा, ये 10⁻3 और ये 10⁻3 डिवाइड हो चुका है। सो हमको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, 1.4, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय नीचे 1, यानी रेशियो हमारा आएगा 1.4:1 का। दैट मीन्स द रेशियो किसका भाई, रेशियो ऑफ करेंट सेंसिटिविटी ऑफ किसका भाई, मूविंग कॉइल 2 एंड 1, मूविंग कॉइल 1 इज 1.4:1, ये आएगा। अब आ जाते हैं हम लोग, तो बड़ा सिंपल सा था, इससे आप करंट सेंसिटिविटी निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की। तो अब हम लोग आ जाते हैं बी नंबर सॉल्यूशन पे। बी नंबर सॉल्यूशन हमारा क्या कहता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या है भाई वोल्टेज सेंसिटिविटी फॉर M2 दिया हुआ है, फॉर M2 क्या है भाई, वोल्टेज सेंसिटिविटी VS2 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, N2B2A2, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, एंड K2R2। वोल्टेज सेंसिटिविटी में रेसिस्टेंस की हमको ज़रूरत पड़ती है, बट करेंट सेंसिटिविटी में हमें रेसिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस वजह से, एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M1 इज़ गिवन। M1 का क्या होगा भाई, ये तो M2 का हो गया। अब वोल्टेज फॉर M1, तुम कहोगे सर पहले M2 क्यों निकालिए अब M1, क्योंकि M2/M1 करना था, इसलिए मैंने M2 पहले ले लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ S1 बस वही N1 B1 A1 बाय K1 R1, ठीक है। अब वही हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है, VS2 VS1, वैल्यू रखना शुरू करेंगे। वैल्यू जब रखेंगे तो K2 और K1 तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल कर देंगे, बिकॉज K1 इक्वल टू K2 ले लिए हैं, इस केस में ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या बचेगा, N2 B2 A2 और R1। फिर हमारे पास क्या रहेगा, ये वही वाला आपने यहाँ पे देखा है ना, ये वाला कैसे के ऊपर हमने किया A/B और C/D मेथड से, उसी तरह से R1 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, N1 B1 A1 एंड R2। समझ में आई बात, क्यों R1 गया, नीचे से ऊपर चला गया है, ठीक है। अब वैल्यू रखना शुरू करिए, बड़ा सिंपल सा तो है, वैल्यू रख रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है भाई, 42 इंटू 0.5 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻, इंटू 10 R1 की वैल्यू। अब बात करते हैं नीचे रखेंगे 14 इंटू 30 इंटू 0.25 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁻3। अब देखो बहुत सिंपल है, 14 3 टाइम, ये 3 10 टाइम, ये 5 25 डिवाइड, ये इसके साथ डिवाइड 2 टाइम, ये 10 कैंसिल, राइट ना। सो ये 2 टाइम, तो ये 2 कैंसिल, हमें बचा कितना रिज़ल्ट, हमें आया 1, ठीक है, इसका रिज़ल्ट 1 आएगा। अब चेक कर लेंगे। अब क्या करना है कि देयरफॉर, क्या भाई, देयरफॉर द रेशियो ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल
M2 and M1 is 1:1. 1:1. So this one is that the answer of क्वेश्चन नंबर 4.10. सो सिंपल इट इज़. आप वैल्यू रखेंगे और बस रेशियो निकालेंगे. कैलकुलेशन दिखता बड़ा है, ध्यान से करेंगे, ईजिली हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमें क्वेश्चन करना है एनसीईआरटी का चैप्टर 4 फिजिक्स क्लास 12 वॉल्यूम 1 4.11. इन अ चैम्बर, एक चैम्बर है, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस 6.5 G. एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया गया. ये जान लीजिए, ये G जो है यूनिट है बिगर देन द टेस्ला. तो 1G = 10⁻⁻⁴ इज मेंटेन्ड एंड इलेक्ट्रॉन, उसमें इतना मैग्नेटिक फील्ड 6.5 G मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन किया जा रहा है. अब क्या है, उस चैम्बर में इलेक्ट्रॉन इज शॉट, उसमें इलेक्ट्रॉन को भेजा गया इनटू द फील्ड विद द स्पीड ऑफ दैट मीटर पर सेकेंड. इलेक्ट्रॉन उसके अंदर थ्रो किया गया जिसका स्पीड ये रखा गया नॉर्मल टू द फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उसके नॉर्मल थ्रो किया गया. अब कहता है एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ए सर्कल, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ सर्कल ऑर्बिट, जहाँ की इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया गया है 1.6 × 10⁻19 C एंड मास ऑफ चार्ज दिया गया है 9.1 × 10⁻³ क्या कर दिया गया है kg. अब बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है. इसमें बस एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. क्या है कि एक चेम्बर है, क्लोज चेम्बर है, राइट. इस चेम्बर के अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है, थ्रो किया गया. एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद द स्पीड ऑफ दिस नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड. जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके नॉर्मल है. क्लियर. तो मान लेते हैं कि अगर ये सर्कुलर एक दिया, आप क्या करते हैं, ज़रा इस चीज़ को समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है. अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे तभी मूव करेगा जब उस पर रेडियल एक्सेलरेशन काम करेगा, याद रखिएगा. तो रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ काम करता है, अंदर की ओर. तो मान लेते हैं अगर ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हुआ और ये इलेक्ट्रॉन का टेंजेंटियल एक्सेलरेशन हुआ, इस दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ जाएगा और ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या करेगा, इसके अंदर रोटेशन लाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा. अब यहाँ कुछ चीज़ें समझनी है कि ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे होता है तो इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में एक और फोर्स काम करता है. वो क्या करता है, दैट इज़ द mv²/r. mv²/r क्या है, सूडो फोर्स, सेंटर फ्लाइंग फोर्स. ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, बट एक बैलेंस फोर्स आता है F, वो क्या करता है कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर देता है, जिससे बैलेंस बन जाती है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है. अब इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ न्यूमेरिकली दिखाएंगे और कैलकुलेट करेंगे. आई थिंक आप ये फिगर समझ गए होंगे. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. क्या स्टार्ट करते हैं कि दिया हुआ है सॉल्यूशन, क्या है हमारा सॉल्यूशन में हमारा दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 6.5 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला. हमने कन्वर्ट कर दिया G को टेस्ला में. और हमारा क्या दिया हुआ है भाई, वेलोसिटी दिया हुआ है जिससे इलेक्ट्रॉन को अंदर थ्रो किया गया है 4.8 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड. चार्ज जो है Q इक्वल टू कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन का लेंगे, दैट इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू द 9.1 × 10⁻31 kg. आप पूछेंगे क्यों मास की ज़रूरत, क्योंकि यहाँ m है बाबू, इसका ध्यान रखना होगा. अब देखिए, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको बैलेंस कौन करेगा, उसको बैलेंस करेगा फोर्स. अब ये फोर्स क्या है, F,
F जो है ये इक्वल टू होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो उसकी वेलोसिटी होगी, मैग्नेटिक फील्ड, और साथ में जो एंगल फॉर्म कर रहा है दैट इज़ ए 90 डिग्री। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगी फोर्स के mv²/r। क्लियर ना? आप इस चीज़ को समझे कि नहीं? ये वाला जो पोर्शन है इसको समझे कि नहीं? ये कुछ नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड एरिया में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है एक सर्टेन एंगल के साथ मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो उसमें फोर्स लगेगा, दैट इज़ द फोर्स। और ये फोर्स क्या है? यही रिस्पॉन्सिबल है इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे रोटेट करने के लिए, जो कि बैलेंस हो जाता है सेंट्रीफ्यूगी फोर्स से। तो ये चीज़ें हैं। अब R इक्वल टू क्या होगा भाई? R इक्वल टू हो जाएगा हमारा mv बाई क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ एक v से ये v कैंसिल हो जाता है। अब इसकी वैल्यू रखिए, वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या आएगा? 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है, ये हमारा हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटू 4.8 जिस वेलोसिटी से हमने इसको डाला है, 4.8 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 6.5 इंटू 10⁻⁻4, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90। बड़ा सिंपल सा है। आप इसको करेंगे डिवाइड, तो सारी चीज़ों को डिवाइड करके आपको जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जैसे 13 से, ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, एज 16 3 टाइम में ये चला जाएगा, 13 से हो जाएगा 5 टाइम में, और ये 7 टाइम में, राइट ना? ये 7 टाइम में और ये 5 टाइम में। फिर ये जो पावर है उसको आप डिवाइड कर दीजिए। सब करने के बाद आपको जो रिज़ल्ट आएगा 4.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर फाइनल रिज़ल्ट आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है बहुत छोटा है तो इसलिए इसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर में भी आप लिख सकते हैं। सो दिस इज़ द वे यू कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ दिस, व्हाट वी कैन से दैट, चैम्बर का। क्लियर? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप क्वेश्चन नंबर 4.12 अगर आप देखेंगे, जो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, राइट ना, ये क्वेश्चन क्यों दोनों एक साथ लिखा हुआ है 4.11 एंड 4.12? बिकॉज कहता है इन एक्सरसाइज 4.11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ revolutions of the electron in its circular orbit. Does the answer depends upon the speed of electron? Explain. So यहाँ दो चीज़ें पूछ रहा है। एक तो पूछ रहा है क्या कि आप बताइए, क्या बताना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट, कि क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है रोटेशन की। और दूसरा पूछ रहा है कि आंसर जो है ये डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा या नहीं। और जितनी भी वैल्यू आपको 4.11 में है वो सभी यूज़ करेंगे। तो इसलिए मेन रीज़न है ये दो क्वेश्चन लिखने का। तो अब क्या है सॉल्यूशन, अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो क्या दिया हुआ है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना दिया हुआ है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। देखिए यहाँ से लिया है हमने, तो इतना टेस्ला लिया हुआ है। अब कहता है वेलोसिटी V कितना दिया हुआ भाई? 4.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया हुआ है भाई? रेडियस दिया हुआ है। R का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.042 सेंटीमीटर। कहाँ से लिए हैं? तो इसको जब सॉल्व कर रहे थे तो जो R की वैल्यू हमें मिली थी 4.2 सेंटीमीटर, वो उसी से लिया गया है। क्लियर? तो हमें 0.042 सेंटीमीटर हमने ले लिया। तो ये हमारा क्या हुआ? सॉरी,
जस्ट अ सेकेंड, एक एरर हो गया यहाँ पे। यहाँ जो रेडियस हमने लिया था ना, इसको सॉल्व करके पहले वाले क्वेश्चन को वही रेडियस ले रहे हैं। तो वो रेडियस कितना था हमारा 4.2 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.042 कितना मीटर। अब आ जाते हैं दूसरा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सारे इंफॉर्मेशन हम कहाँ से लेंगे, इस वाले एरिया से। अब आते हैं इसके सॉल्व करने के लिए। तो याद रखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यू, हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, न्यू। ये वी नहीं मैंने लिखा है, न्यू लिखा है। अब कहता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आपको पता है ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई न्यू हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। अच्छा, और क्या इसमें दिया हुआ है, दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन in terms of the angular, in terms of the क्या angular frequency, velocity of the electron in terms of angular frequency is given by कितना, तो v इक्वल टू आर ओमेगा। देखो चीज़ों को समझिए कि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे ऑर्बिट पे रोटेट कर रहा है तो उसका लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है, v इक्वल टू आर ओमेगा करते थे ना, वही चीज़ यहाँ भी कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी से रिलेटेड इसको हम क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। इसीलिए लिखा गया है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा है। अच्छा, ये जो है सर्कुलर मोशन में भी दिया हुआ है, जब भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात आती है, या ऑक्सीलेशन चैप्टर में भी आपने पढ़ा है। तो ये आया अब रिजल्ट। अब क्या हमारा पूछ रहा है, तो अब हमारी बात होगी कि द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, किस लिए भाई, ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन पे कितना लग रहा है, और जो लग रहा है वो क्या करेगा, वो बैलेंस करेगा। किसको बैलेंस करेगा, बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हम लोगों ने देख चुका है कि मान लेते हैं ये ऑर्बिट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो सेंट्रीफ्यूगल जो उसको बाहर की ओर काम करेगा, और एक फोर्स जो उसको सर्कुलर पाथ पे रोटेट कराएगा। वो जो सर्कुलर पाथ पे रोटेट कराएगा दैट इज़ अ मैग्नेटिक फोर्स। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो एक रिजल्टेंट फोर्स इधर लगेगा। यही रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या है, एफ है। इसी एफ को तो हमें निकालना है। सो देयरफॉर वी कैन राइट यस, सो ई वी बी ये क्या है हमारा, ये हमारा है मैग्नेटिक फोर्स, जो इक्वल और बैलेंस किससे होगा, सेंट्रीफ्यूगी फोर्स से, सूडो फोर्स से। अब हमारा बी से वी कैंसिल, तो ई वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वी इक्वल टू हो जाएगा एम वी आर। हम इसको एक स्टेप ऐसे लिख सकते हैं, एम और ये वी जो लीनियर वेलोसिटी लिए हैं वो आर ओमेगा लिख सकते हैं वी के जगह पे, ठीक है ना। ये आर ओमेगा यहाँ लिखे और नीचे क्या रह जाएगा हमारा आर। ये आर कैंसिल करेगा, कितना रह गया एम ओमेगा, कितने के, ई मैग्नेटिक फील्ड के बराबर।
थोड़ा और इसको मॉडिफाई करिए, ठीक है ना। जब इसको और मॉडिफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अगर ओमेगा को मॉडिफाई करते हैं तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी हो जाती है न्यू, यानी m 2 पाई और न्यू हो गया। याद रखिए ये v है और ये न्यू है, फ्रीक्वेंसी है, राइट ना। सो इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, इट इज़ अ फ्रीक्वेंसी ई बी। अब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हम क्या करेंगे, ई बी डिवाइडेड बाई 2 पाई m। आप ज़रा इसको देखिए, इसको देखने से हमें क्या मिलता है कि फ्रीक्वेंसी जो है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन से इंडिपेंडेंट है। इस पूरे इक्वेशन में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दिया हुआ नहीं है, तो हम लिख सकते हैं ना कि फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट किससे, इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसको कोई मतलब नहीं है क्या इलेक्ट्रॉन का स्पीड है। सो सब अब क्या करेंगे हम लोग, ये सारी वैल्यू जो है जितना हम लोगों ने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर चार्ज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो हमको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। सो हम लोग लिखते हैं न्यू इक्वल टू, अब वैल्यू डालना शुरू करते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और टेस्ला की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, और नीचे डिवाइड क्या होगा भाई, तो 2 इंटू 3.14 ये पाई की वैल्यू हो गई, और इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। जब इस सब को सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो सिंप्लीफाई करके आप करके चेक कर लीजिएगा, ये रिज़ल्ट जो आएगा 18.2 इंटू 10⁶ HZ आएगा। वाई HZ, इट इज़ अ यूनिट ऑफ किसकी, फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज़ की। ये लगभग इक्वल टू होगा किसके होगा भाई, 18 MHz मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, ये क्लियर हो गया है इस पार्टिकुलर रिज़ल्ट से और इस फॉर्मूले से। क्या क्लियर हो गया है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होती है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा था, ज़रा ध्यान से देखेंगे। कहता है ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी। ठीक है भैया, फ्रीक्वेंसी हमने ये निकाल लिया 18 MHz हर्ट्ज़। अब कहता है in its a circular orbit does the answer depends upon the speed of electron, answer is no. So this one is the answer of this question. Friends, अब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं तो 4.13 नंबर क्वेश्चन है। कहता है a circular coil of 30 turns and the radius of carrying a current इतना। मीन्स एक सर्कुलर कॉइल है जिस पे नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 30 और उसका रेडियस भी बता रहा है और करंट कैरी कर रहा है 6 एम्पियर। इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड। आप उसको हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड है कि मान लो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो वो जो सर्कुलर कॉइल है आप कुछ इस तरह से उसको हैंग कर रहे हैं, ठीक है, वर्टिकली हैंग कर रहे हैं। अब हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड इस मैग्नेटिक फील्ड B का कितना दिया हुआ है तो 1 टेस्ला यहाँ दिया हुआ है। द फील्ड लाइन मेक एन एंगल 60 डिग्री। अच्छा, ये जो सर्कुलर कॉइल है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके साथ अगर हम डॉटेड लाइन से दिखाएं तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द नॉर्मल ऑफ द कॉइल। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फॉर टर्निंग। अच्छा, क्या है कि अब क्वाइट नेचुरल है, मैग्नेटिक फील्ड एरिया में है, सब एंगल बना रहा है, तो सब एंगल बनाने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर एक टॉर्क आएगा, रोटेशन आएगा। कह रहा है कि आप बताइए कितना इस पे लगे कि इसके रोटेशन को ये रोक दे। तो सीधी सी बात है, जितना आएगा उतना आप लगा दो तो रुक जाएगा। तो बड़ा सिंपल है इसका कैलकुलेशन, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, नथिंग है इसके अंदर कुछ भी ऐसा जो आपको समझने में दिक्कत हो।
सीधा सॉल्यूशन के लिए जाएंगे। क्या सॉल्यूशन के लिए जाएंगे? तो n नंबर ऑफ टर्न कितना दिया हुआ है? 30। रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल कितना दिया हुआ है? इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 8 × 10⁻2 मीटर। ज़रा देख लीजिएगा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर में है तो हमने मीटर में कन्वर्ट किया और नथिंग एक्स्ट्रा किया है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब इसमें वैल्यू ऑफ I कितना कह रहा है भाई? तो 6 एम्पियर। और B मैग्नेटिक फील्ड कितना? 1 टेस्ला। और एंगल कितना बन रहा है? दैट इज़ बताइए 60 डिग्री का। यानी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। यानी साइन थीटा 60 डिग्री होगी। क्यों? तो इसका वैल्यू कितना आएगा? √3/2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3/2। या अगर डेसिमल में लिखना चाहेंगे तो 0.866 आएगा। ये याद रखने वाली चीज़ है। ये तो सभी को याद होगा, ये थोड़ा सा याद करने की चीज़ है। और अब हम लोग इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है भाई? टॉर्क इक्वल टू व्हाट? तो हमें पता है टॉर्क इक्वल टू का फॉर्मूला है नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड, जितना करंट जाता है उस पार्टिकुलर सर्कुलर कॉइल के एरिया के अंदर विथ साइन थीटा। देखिए कैसे मैंने बोला, नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड, जितना करंट जाएगा और जो उसका एरिया होगा। और एंगल किस किस के बीच में बनता है? नॉर्मल एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। जो वो प्लेन है, जो वो आपने ये जो सर्कुलर कॉइल है इसको आपने रखा, इसके रखने और इसके मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो अब वैल्यू फटाफट रखिए। तो वैल्यू रखेंगे तो 30 × 6 × 1 × पाई × 8 × 10⁻² का होल स्क्वायर, क्योंकि बात चल रही है एरिया की। तो πr² होता है ना, इसलिए यहाँ पाई दिए। ये तो रेडियस था ना, तो πr² दे के हमने क्या बना दिया? एरिया बना दिया। अब साइन 60 डिग्री, ठीक है। एक स्टेप और फॉरवर्ड चलते हैं। क्या फॉरवर्ड चलेंगे? तो 30 × 6 × 1 × पाई × 8² × 10⁻⁴ √3/2। यह सब को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके आपको टॉर्क की वैल्यू आती है। आप इस सब को मल्टीप्लाई और कैलकुलेट करेंगे तो 3.133, ठीक है। और ये टॉर्क है इसलिए न्यूटन, फोर्स होता है रोटेशन आता है इसलिए मीटर, न्यूटन मीटर। इतने न्यूटन मीटर का अगर आप अपोजिंग टॉर्क लगाएंगे तो ये घूमेगा नहीं। क्लियर? मतलब जो लास्ट वाला पोर्शन कहता है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क। कितना काउंटर टॉर्क लगाना होगा हमें? इतना। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन, कहता है वुड यू आंसर चेंज, वुड योर आंसर चेंज, क्या चेंज हो जाएगा? इफ सर्कुलर कॉइल इन ए वेयर रिप्लेस बाय ए प्लेनर कॉइल। अगर सर्कुलर कॉइल के जगह पे प्लेनर कॉइल ऑफ द सेम इरेगुलर शेप एंड इनक्लोज द सेम एरिया, ठीक है ना। तो आंसर आएगा नो। क्यों नहीं? मान लेते हैं ये सर्कुलर के जगह पे आप रेक्टेंगल ले लेते हैं तो भी कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बी का आंसर होगा नो। क्यों नो? बिकॉज यहाँ पे क्या है कि सो फार जो एरिया है ना वो सेम है एंड टर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द लूप। ये आपको बताया गया है कि वो लूप पे नहीं, उसका एरिया क्या है, एरिया बदलेगा वैसे ही बदल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं नो। क्यों भाई? नो बिकॉज एज फार एज एरिया इज सेम। क्या अंतर हुआ? पहले सर्कुलर था, अब हमने रेक्टेंगल शेप में दे दिया। तो इसका जो एरिया है अब हम इस फॉर्म में दे दिए। एरिया तो सेम रह गया, एरिया की वैल्यू सेम रह गई, बस क्या हुआ? साइज बदल गया। सर्कुलर था अब रेक्टेंगुलर। तो शेप साइज को टॉर्क से कोई लेना देना नहीं। टॉर्क डज नॉट डिपेंड किस पे? डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द लूप। समझ गए कि कोई मतलब नहीं क्या शेप एंड साइज है। तो यही हमारा आंसर हुआ। ओके।